केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 11th के इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसे रूल बताने जा रहे हैं जिस पर पूरा चैप्टर क्या है डिपेंड है। देखिए ध्यान से, ये रूल क्या है, देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ क्या? मास एक्शन। हम चलेंगे समझेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, समझेंगे। देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। देखिए रूल क्या है, द रेट ऑफ केमिकल, रेट ऑफ ए केमिकल, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज directly proportional to the product, directly proportional to the product of molar concentration, product of molar concentration of the reactant at a constant temperature, at the given time, at the any given time, देखिए ध्यान से बात को समझिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, समझेंगे हम फिर कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट द एनी गिवन टाइम। किसी दिया हुआ टाइम पर एट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या रहेगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्या होगी, डायरेक्टली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, या तो रिएक्टेंट होता है या तो प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के या तो प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होता है। यही क्या है। चलिए आगे चलते हैं, हम फिर एक बार समझेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, the rate of chemical reaction is directly proportional to product of the molar concentration of the reactant of at constant temperature at any given time। यानी किसी टाइम में अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यही क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन है। चलिए आगे हम चलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करेंगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे ये समझेंगे। तो देखिए हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग क्या है समझेंगे। अगला हेडिंग क्या है, लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम क्या है, कांस्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किसी रिएक्शन से रिवर्सिबल रिएक्शन में हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे हम जानेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले तो हम जानेंगे लेटस कंसीडर। क्या जानेंगे, लेटस कंसीडर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, लेटस कंसीडर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी रिवर्सिबल रिएक्शन, कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी। अब हम अकॉर्डिंग टू लगा देंगे हम क्या इसका, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी, इसको हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन फिट करेंगे। और पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, पहले हम क्या फिट करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड। देखिए क्या करेंगे हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अप्लाई करेंगे हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। तो देखो आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन है और एफ इंडिकेट करेगा फॉरवर्ड के लिए। अब फॉरवर्ड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, यानी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के। क्या हो जाएगा, ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। ध्यान देने वाली एक और बात है, जितने मोलर कंसंट्रेशन होगा सब कैपिटल में होगा। अब यहाँ पर आर एफ इक्वल टू के एफ और ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। देखिए ध्यान से आप लोग को समझ में आया होगा हम क्या किए हैं, लेट अस कंसीडर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन मान लीजिए हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या है, कैपिटल ए प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिए। पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लेंगे हम, तो आर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन। तो हमने फॉरवर्ड में लिया है रिएक्टेंट का, तो ए इंटू क्या है, बी। और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या होती है, एक कांस्टेंट की आईएफ इंडिकेट किसको कर दिया, फॉरवर्ड को इंडिकेट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। आगे हम चलेंगे, देखिए ध्यान से अभी हम देखे थे कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था आर एफ बराबर के एफ, ए इंटू क्या था, बी था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था। हम बैकवर्ड के लिए लगा देंगे बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब फॉलो करेंगे मास एक्शन तो हो जाएगा आर बी और प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यानी सी इंटू क्या हो जाएगा, डी। और प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो सबको हटाने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। और हम आर बी बराबर ले लेंगे के बी और सी इंटू क्या हो गया, डी। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। तो देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो ध्यान से, आर एफ बराबर क्या लिखेंगे, आर बी। और आर एफ की वैल्यू क्या दिया है, कि एफ, और ए इंटू क्या दिया है, बी इक्वल टू क्या है, आर बी की वैल्यू क्या दे दिया है, के बी, और सी इंटू क्या दिया, डी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ के अपान के बी इक्वल टू सी इंटू डी अपान हो जाएगा ए इंटू क्या होगा, बी। फिर के एफ क्या है, के एफ क्या है, के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन की कांस्टेंट है और के बी क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन की कांस्टेंट। दोनों के रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं केसी से। तो केसी इक्वल टू क्या आ गया, सी इंटू क्या आ गया, डी अपान क्या आ गया, ए इंटू क्या आ गया, डी। और यही क्या हो गया, केसी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर, केसी इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कोई भी एनी रिवर्सिबल रिएक्शन दिया रहेगा, हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके हम उसके क्या करेंगे, फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो केसी इक्वल टू सी डी अपान क्या है, ए। देखो ध्यान से देखे होंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जो राइट है ऊपर आता है और लेफ्ट वाला कहाँ आता है, नीचे आ जाता है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा अप्लाई हम कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन का अप्लाई करके किसी यानी रिवर्सिबल रिएक्शन पर हम फार्मूला को कैसे डिराइव किए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे फाइंड किए। तो केसी इक्वल टू क्या है, राइट वाला ऊपर लेफ्ट वाला नीचे। ठीक है, ये डिराइव करना है, इसको डायरेक्ट नहीं लिखना है। ऐसे ही एनी और भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है, जैसे सेकेंड नंबर, ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट होगी जिसमें कोफिशिएंट दिया होगा। और कोफिशिएंट क्या होगा, उसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेटस कंसीडर
लेट अस कंसीडर एनी सिंपल रिवर्सिबल रिएक्शन। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दिया होगा हम उठा लेंगे उसको। देखिए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्सिबल रिएक्शन, स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। अब देखो इसी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी उस रिएक्शन से क्या है ये चेंजिंग है, और चेंजिंग क्या है इसमें कोफिशिएंट लगा है जिस रिवर्सिबल रिएक्शन में कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाता है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए हम इसको अप्लाई करेंगे ला ऑफ मास एक्शन। तो सिमिलरली आर एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से आर एफ इक्वल टू ए के पावर स्मॉल ए इंटू क्या हो जाएगा बी के पावर स्मॉल बी, और आर एफ इक्वल टू लिख सकते हैं के एफ ए के पावर क्या है स्मॉल ए इंटू क्या है बी के पावर क्या है स्मॉल बी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है। अब देखो अप्लाई करेंगे, ये फॉरवर्ड के लिए है, किसके लिए है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। अब हम चलेंगे बैकवर्ड, किसके लिए लेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लेंगे तो क्या हो जाएगा आरबी रेट ऑफ रिएक्शन आर, अभी क्या है बैकवर्ड इंडिकेट किया है तो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा सी इंटू क्या हो जाएगा और सी डी के पावर क्या हो जाएगा डी, और आर बी इक्वल टू के बी और सी के पावर क्या हो गया सी इंटू क्या हो जाएगा डी के पावर डी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकंड। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड क्या कर देंगे सेकंड वी गेट डायरेक्टली वी गेट। देखो ध्यान से अभी बताए थे आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आर बी, आर बी की वैल्यू इक्वल कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। देखिए आर एफ बराबर आर बी इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो ध्यान से आर एफ की वैल्यू क्या है आर बी की वैल्यू क्या है। अभी देखे थे कि आर एफ की वैल्यू के एफ और के एफ क्या था ए के पावर क्या था स्मॉल ए, बी के पावर स्मॉल बी, और ये क्या था के बी, सी के पावर सी इंटू क्या था डी के पावर डी। अब देखो ध्यान से के एफ अपन क्या ले सकते हैं के बी इक्वल टू क्या होगा सी के पावर सी और डी के पावर डी अपन क्या हो जाएगा ए के पावर स्मॉल ए और डी। देखिए ध्यान से के एफ अपन के बी इक्वल टू सी के पावर सी डी के पावर डी अपन ए के पावर ए इंटू बी के पावर डी। के एफ क्या है फॉरवर्ड के लिए कांस्टेंट है, के बी क्या है बैकवर्ड के लिए कांस्टेंट है, दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी बोलते हैं। तो केसी इक्वल टू क्या आएगा सी के पावर सी इंटू क्या होगा डी के पावर डी अपान क्या हो जाएगा ए के पावर ए इंटू क्या लिखेंगे हम बी के पावर बी। और ये हो गया फाइंड हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन के लिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या था कौन से क्वेश्चन था यानी कि स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। उसके लिए हम केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड कर दिए, समझ में आया आप लोग को। केसी इक्वल टू राइट वाला ऊपर लेफ्ट वाला नीचे, जो कोएफिशिएंट आता है वो पावर में चला जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।